अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। आज मैं 10th केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैस सेक्शन। आज हम देखेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ मैस सेक्शन और ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया है। ये दो साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया है, कैटो गलबर्ग ने और दूसरा साइंटिस्ट है वेज। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया है, लॉ ऑफ मैस सेक्शन। इसकी जो स्टेटमेंट है हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये लॉ है क्या। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B के मिलने से हमारे पास बन रहा है C प्लस डी और अगेन C प्लस डी के मिलने से हमारे पास क्या बन रहा है A प्लस बी। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। किसी भी कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान जो हम यूज कर रहे होते हैं उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हम ए की मोलर कंसंट्रेशन अगर देख रहे हैं तो वो हम इस तरह से उसको लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। पहला रिएक्शन है जिसको हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है ए और दूसरा क्या है बी। उसके बाद अगर इस रिएक्शन में ये देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको जब हम खत्म करते हैं उसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है और ये जो सिंबल होगा ये इज इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट कौन सा आएगा के एफ। यहाँ पे ये जो के एफ है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको हम फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास दूसरा रिएक्शन इसमें ये हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट अगेन जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो दूसरा हम लिखेंगे आर आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट के सी और डी के। अगेन हम जब ये सिंबल खत्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ जाएगा के आर। तो के आर भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या इसका दूसरा नाम होगा रिवर्स रेट कांस्टेंट। रिवर्स रेट कांस्टेंट इसका दूसरा नाम है। तो एज यू नो कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है तो ये हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिवर्स रेट कांस्टेंट और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा आर एफ और आर आर जो है इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आर एफ की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट करेंगे और आर आर की जगह हम इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यूज को लिखेंगे। आर एफ की जगह हम लिख लेंगे के एफ ए और साथ में हमारे पास दूसरी चीज क्या है बी। इसी तरह आर आर की जगह हम लिख लेंगे के आर सी और डी। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि के आर को इक्वेशन की इस तरफ लेके आ जाएंगे और यहाँ पे ये जो ये कंसंट्रेशन है इनको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। जब ये के आर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट है
ये जो एक साइड आ गई है के आर और के एफ और के आर, ये इक्वल होती है के सी के। अब इसकी जगह हम के सी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास सी और डी के और ए और बी के। ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके इक्वल हो गया। अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे आप देखें दोनों का प्रोडक्ट है ए और पी का। रेज टू पावर विच इज कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सपोज अगर हमारे पास इस इक्वेशन में कोई कोफिशिएंट मौजूद है, यानी इनके पीछे कोफिशिएंट, सपोज कि अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ए मौजूद है, यहाँ पे बी मौजूद है, यहाँ पे सी मौजूद है और यहाँ पे डी, तो जो कोफिशिएंट होते हैं वो उनकी क्या बन जाता है, पावर बन जाएगी। इसकी पावर ए, इसकी बी, ए बी सी डी, इसी तरह ये इक्वेशन में कंटिन्यू होती जाएगी। तो हमारे पास लास्ट में यानी कि इसकी पावर, इनकी भी इस तरह से ये पावर, अगर हमारे पास रिएक्शन के अंदर कोई क्या मौजूद है, हमारे पास कोई कोफिशिएंट मौजूद है, यानी कि जो रिएक्शंस के स्टार्ट में इसके साथ लिखे होते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, मोल्स को बैलेंस करने के लिए जो लिखे होते हैं, अगर इस तरह की कोई वैल्यूज मौजूद हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, पावर। अब हम अगेन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to power which is coefficient of substance in the balanced chemical equation at constant temperature। यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इक्विलिब्रियम होता है उस टाइम जो जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो सारी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। अब आप देखें कि इसको देखते हुए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप देखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो रहा है। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी कि ये बेसिकली रेशियो है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये देखें दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के ओवर और साथ में ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनकी आपस में क्या है, रेशियो है प्रोडक्ट की और साथ में रिएक्टेंट की। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको ये ज्यादा समझ आएगी कि सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5। PCl5 जो है वो अपने उससे कंपोनेंट्स में वो चेंज हो रहा है। इस तरह से हमारे पास एक रिएक्शन है। अगर आपको कहा जाए कि आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे, Kc, प्रोडक्ट हमारे पास ये है PCl3 और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट क्या है Cl2 और रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे एक ही है PCl5। अब आप देखें कि इन रिएक्टेंट्स के साथ कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, ना तो इसके स्टार्ट में कोएफिशिएंट है ना इसके स्टार्ट में कोएफिशिएंट है, इस वजह से हमने यहाँ पे कोई भी पावर नहीं लिखी हुई। अब हम एक ऐसा रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें साथ में कोएफिशिएंट मौजूद हैं, जैसे सपोज के हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। इस रिएक्शन में हमारे पास कोएफिशिएंट कौन कौन से मौजूद हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये हाइड्रोजन के साथ 3 मौजूद है और अमोनिया के साथ 2 मौजूद है। ये क्यों, क्योंकि ये आप पिछली क्लासेस में 6th 7th में उसमें आप पढ़ चुके हैं 8th में ये किसी भी रिएक्शन की इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। जब आप यहाँ पे हम KC लिखेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है
अमोनिया है उसकी पावर हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में कोफिशिएंट मौजूद है। अब हमारे पास रिएक्टेंट क्या है नाइट्रोजन और साथ में दूसरा रिएक्टेंट क्या है हाइड्रोजन। इसकी हम पावर 3 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है कोफिशिएंट मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।